बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर हम फ्री लांस वीज़ा को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्री लांस वीज़ा को लेकर मैंने बहुत सी ऐसी यूट्यूब की डिफरेंट क्रिएटर्स की वीडियोस देखी हैं जहाँ पे कुछ सवालों के जो जवाब है वो अधूरे रह जाते हैं। बहुत से लोगों के जहनों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रह जाते हैं। मैंने कोशिश की है उन क्वेश्चन को टारगेट करने की और उनका आंसर देने की, तो लिहाजा आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत जल्दी मैं यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। जितने भी आपके क्वेरीज रहते हैं मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्री लांस वीज़ा के हवाले से थोड़ी सी ये बेसिक जान लेते हैं कि फ्री लांस वीज़ा के लिए हमें कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है या नहीं। तो सिंपल सा जवाब है, फ्री लांस बेसिकली एक खुद ही अपने नाम के अंदर एक स्पॉन्सर होता है। फ्री लांस में आपको किसी भी अरबाब की झंझट नहीं होती, ठीक है जी। आपको किसी कंपनी से इस तरह का मामला नहीं होता कि आपने कोई कंपनी का अंदर है उससे आपने फ्री लांस वीज़ा लेना। बेसिकली फ्री लांस वीज़ा बेसिकली गवर्नमेंट से ले रहे होते हैं और जो फ्री लांस का जो लाभ है ये बेसिकली यही आपका स्पॉन्सर होता है। और ये बात बिल्कुल अपने जहन में आपने रख लेनी है कि फ्री लांस जो वीज़ा होता है वो डिफरेंट है। दुबई के लिए, अजमान के लिए डिफरेंट है, रासुल खैमा के लिए डिफरेंट है। यानी कि प्राइस के अंदर इसकी वेरिएशन आती है और सेक्टर्स की भी वेरिएशन होती है इधर, ठीक है जी। दुबई के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होंगे, कुछ महदूद सेक्टर्स होंगे, ठीक है जी, फ्री लांस वीज़ा के लिए। इसके बाद अजमान के अंदर कुछ महदूद होंगे सेक्टर्स। इसके बाद रासुल खैमा में कुछ महदूद होंगे, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कैटेगरी वो सिर्फ दुबई के अंदर ही आपको, दुबई सिटी के अंदर ही आपको फ्री जोन के अंदर मिल जाए, तो इस तरह नहीं होगा। तो मैं मैं ज़्यादा इसकी डिस्कशन में तो नहीं जाता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ्री लांस वीज़ा कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग इसके अहल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, यहाँ पे फ्री लांस वीज़ा के अंदर आपके पास सेक्टर आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, यूट्यूबर भी होते हैं, इसके बाद आपके स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं, सोशल मीडिया जो HR होते हैं वो भी होते हैं। इसके बाद आपके पास इन्फ्लुएंसर भी, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली फ्री लांस वीज़ा के जोन में लाइक करते हैं कि ये फ्री लांस वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली कैटेगरी थे जिनके अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है जी। अभी आपकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या मामला करना है, वो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं इसी वीडियो के अंदर एंड पे जाके ये चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है जी। अब इसमें एक और बात जो मोस्टली पूछी गई थी कि जो जिसका जवाब नहीं दिया गया, तो उसमें यह कि देखें डॉक्टर, नर्सिस और लायर ये फ्री लांस इस वीज़ा की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते। इवन के इंजीनियर्स जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते, ना वो इस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका जो पोर्टफोलियो, जो आपके पोर्टफोलियो जो होता है ना वर्क का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फ्री लांस वीज़ा चाहिए, तो मिसाल के तौर पे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि UAE की गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे अगर मैं दुबई में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि ये वाकई बंदा इसी फील्ड का है। तब जाके केस आपका स्ट्रॉन्ग होता है और उनको ये लगता है कि वाकई बंदा फ्री लांस वीज़ा लेने का डिज़र्व करता है, तो लिहाजा इसको फ्री लांस वीज़ा दिया जाए। मैंने यहाँ पर अभी तक बैंक स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया, तो बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 6 माह की चाहिए होती है, ठीक है। 7 लाख से लेके 10 लाख के दरमियान आपकी बैंक स्टेटमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको यानी कि वीज़ा मिलने की ज़्यादा चांसेस। देखें ना, अगर आप जाते साथ तो काम तो नहीं मिलता। फ्री लांस की अगर आपकी कैटेगरी है तो आपने ज़ाहिर सी बात है पहले कुछ महीने के अंदर अपनी जॉब वगैरह ये सारा मामला सर्च आउट करना होगा, तभी जाके आपको काम मिलेगा। तो फ्री लांस वीज़ा के अंदर आपको कोई भी यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इस तरह की कि आपने मतलब कि आपके ऊपर कोई कंपनी या आपका स्पॉन्सर है जो आपको प्रेशराइज़ कर रहा है जी फ़लान टाइम से फ़लान टाइम तक तुमने काम करना है। बेसिकली फ्री लांस वीज़ा के अंदर आपको शुरू के अंदर ये थोड़ी सी अमाउंट अपने साथ लेके जानी पड़ती है ताकि आपको खुद को वहाँ पर सपोर्ट कर सकें। इसके बाद फिर आप जाके वहाँ पर किसी कंपनी के साथ अटैच होते हैं, व्हाट्सएप वाली गाड़ी, ये अलग से मामला आते हैं, ठीक है। खुद से काम करते हैं, इसी को तो फ्री लांस वीज़ा बोलते हैं। अगर पर्सनली खुद काम करते हैं, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, वहाँ पर जाके कंटेंट क्रिएटिंग का काम आप शुरू कर देते हैं। जो मैंने पहले कैटेगरीज में मेंशन की है, ठीक है, उन कैटेगरीज के अंदर आप अपना काम करते हैं तो कोई आपके ऊपर किसी किस्म की जो है ना टेंशन नहीं आने वाली, ठीक है जी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आप अपना पोर्टफोलियो ऑफ जो वर्क है उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जब आप वीज़ा अपना क्या करेंगे, फीड करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद बात करूँ मैं, अगर आप लोग UAE के अंदर मौजूद है और आप ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको अब फ्री लांस वीज़ा चाहिए, अब फ्री लांस वीज़ा 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है, ठीक है जी।
अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं और आप पहले किसी कंपनी में काम कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे, अब अगर आपको फ्रीलांस वीज़ा चाहिए तो आपको बेसिकली अपने स्पॉन्सर से, अरबाब से एनओसी लेटर लेना पड़ेगा। एनओसी लेटर लेंगे तो आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीलांस वीज़ा के अंदर। अगैन फ्रीलांस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे, अपना पोर्टफोलियो का प्रूफ दिखाएंगे, वर्क पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है। आपको पता है सर्टिफिकेशन होती है, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में मैंने कहीं पे काम किया हुआ तो मुझे वहीं से यानी कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि इस चीज़ को प्रूव करेगा कि मैं इस चीज़ का हकदार हूँ। ठीक है जी, फ्रीलांस वीज़ा मैं ले सकता हूँ। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इस फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर आप अपने फैमिली के अंदर कौन कौन से लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें, फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर अगर फ्रीलांस वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, अपने हस्बैंड यानी कि अगर आप फीमेल है तो आप हस्बैंड को बुला सकती हैं, मेल है तो आप अपनी मिसेज को बुला सकते हैं। चिल्ड्रंस की बात करूँ तो बेटियों में सिर्फ आप उन यानी कि बेटियों को बुला सकते हैं कि एज की कोई लिमिट नहीं बेटियों के लिए, लेकिन कंडीशन ये कि वो अनमैरिड होनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन बेटों के लिए कंडीशन ये है कि बेटों के लिए मैरिज की कंडीशन तो नहीं है, लेकिन बच्चे के मेल की जो उम्र है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर 25 साल है तो पॉसिबल वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है। शादीशुदा है या नहीं इस बात को छोड़ दें, ये बात की ये मेंशन नहीं है। ठीक है जी। अगर 26 साल है तो वो अगर स्पेशल केस है, कोई डिसेबल है तो पॉसिबल आप बुला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। 24 साल का तो भी आप बुला सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो आपके पेरेंट्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्या आप अपने पेरेंट्स को फ्रीलांस वीज़ा को बुला सकते हैं या नहीं, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर आप वहाँ पे यूएई के अंदर मौजूद हैं फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर और आपकी जो मंथली अर्निंग है बैंक के अंदर जो बैंक के अंदर आ रही है या जैसे कैसे भी अब यानी कि प्रूफ ऑफ जो अर्निंग है अगर वो तक 20,000 दिरहम से ज़्यादा है तो आप उनको बुलाने के अहल हैं। अगर 20,000 से कम है तो बहुत मुश्किल है कि आपके पेरेंट्स का वीज़ा लगेगा। मैं समझो जो कि थोड़ा सा ये इशू वाली कहानी है। अगर मैं PKR पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ तो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तकरीबन आप समझ लें 13 से 15 लाख रुपए में ये आपको फ्रीलांस वीज़ा मिल जाता है इजीली। ठीक है जी। मैं स्पेशली दुबई की बात कर रहा हूँ। अजमान के लिए, रासुल खैमा के लिए ये जो रेट है वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा रेट कम है, सस्ता रेट है वहाँ पे। ठीक है। कैटेगरीज़ के हिसाब से बात करें तो अगर मैं दिरहम्स की बात करूँ तकरीबन 18 से 20,000 दिरहम का आपको ये फ्रीलांस वीज़ा मिलता है। मैंने अगैन रिपीट आपको मैंने पहले भी बताई ये बात कि 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। अब यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें जो मैं रह गई मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। देखें, तकरीबन जो बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी तकरीबन 7 से 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। प्रूफ ऑफ अर्निंग भी आपने साथ में अटैच करना है कि आपकी रेगुलर इनकम कहीं ना कहीं से आ रही है। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट लगाई और इसके बाद आप रेगुलर प्रूफ ऑफ जो इनकम है वो लगाएंगे तो आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज़ाहिर सी बात है, फ्रीलांस वीज़ा लेने लगे हैं तो कोई इन्फ्लुएंसर होंगे, यूट्यूबर हो सकते हैं, आपकी फाइवर से या इस तरह के अपवर्क के डिफरेंट जो आपके प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये जो डिजिटल मीडिया के लोग यानी कि करते हैं अर्न करते हैं। ठीक है जी। आपको पता है आप अपने अकाउंट्स को लिंक करें। ठीक है। आप अपना दिखाएं कि आपने उनके साथ साइन अप किया हुआ, आप अभी तक आपका ये पोर्टफोलियो, आप अपना जो डैशबोर्ड है वो आप यानी कि उसकी पिक आप दिखा सकते हैं। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा सकते हैं। आज मैं बात करता हूँ कि जो इसकी जो इंश्योरेंस है, देखिए इंश्योरेंस को लेके काफ़ी दोस्तों को ज़हन में क्वेश्चन रहता है कि इस वीज़ा के लिए इंश्योरेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंश्योरेंस आपने हर हाल में लेनी होती है। पाकिस्तान में रहते हुए जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वो उस तरह की वैलिड इंश्योरेंस नहीं मानी जाती, लेकिन आपको वहाँ ले जाने के लिए ये इंश्योरेंस काफ़ी है। लेकिन असल इंश्योरेंस आपकी वहाँ पर होनी है। ठीक है। आप वहाँ पर जाके इंश्योरेंस प्लान परचेज़ करते हैं तब जाके फाइनल आपका वीज़ा स्टैंप होता है। और दुबई के लिए मैं बात करूँ, मिनिमम जो इंश्योरेंस है आप 700 से 1,000 दिरहम अपने ध्यान में रख लें। यानी कि इंश्योरेंस बेसिक क्या होता है, ये आपके सडन यानी कि आपके साथ जो भी हादसा पेश आ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, इमरजेंसी से रिलेटेड जितना भी है, मिनिमम जो इंश्योरेंस है वो तकरीबन 700 से 1,000 दिरहम की चल जाती है। ये वीज़ा आपका इजीली पेस्ट हो जाता है। ठीक है जी। अगर इससे ज़्यादा हो तो इवन बेटर हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आपकी फिर सहूलतें बढ़ जाती हैं। फ्रीलांस वीज़ा को लेके मैंने कोशिश की है कि मैंने तकरीबन सारी जो है ना क्यूरीज जो मेरे जहन में थी वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी फैमिली में किसको बुला सकते हैं, इसका ख़र्चा कितना आता है। ठीक है। उसके बाद इसकी बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी लगानी पड़ती है इस वीज़ा को लेने के लिए, कौन कौन लोग इसके अंदर जा सकते हैं इन शोबों के अंदर, मैंने वो भी बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा मिला है तो आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आप मुझे सपोर्ट करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।